सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो आंसर होगा क्लाउडिन गे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कहां पर है? अमेरिका में है और इसकी 30वीं अध्यक्ष बनी है क्लाउडिन गे। ये इस पद पर आने वाली पहली अश्वेत और दूसरी महिला है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी, तो आंसर होगा कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की है। और अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी थी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। जबकि अमेरिकी सिक्के पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी माया एंजेलो। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा सराय खुमालो। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारत की पहली महिला गवर्नर का नाम क्या है? राज्यपाल। तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की बनी थी ये। और एक और याद रखना इनसे प्रश्न की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो भी है सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। वैसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो सुचेता कृपलानी है, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? अन्ना चांडी बनी थी, केरल हाईकोर्ट से थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम है फातिमा बीवी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो अभी तक कोई नहीं रही है, लेकिन 2027 में बन सकती है कौन? बीवी नागरत्न। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो आंसर होगा नागोची ओंकाजाइवेला। जैसे आप जानते हो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। और सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम है नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो आंसर होगा लियो वराडकर को। तो याद रखना भारतीय मूल के हैं ये लियो वराडकर, जिन्हें दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वे माइकल मार्टिन की जगह लेंगे, जिनकी पार्टी ने 2020 में लियो वराडकर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इससे पहले भी ये 2017 से लेकर 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तभी हमने कहा ये दूसरी बार फिर से चुने गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो होती है और इसके प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिंगिस। और आयरलैंड की संसद को क्या बोलते हैं? ओइरे चटास। थोड़ा टिपिकल है, ओरियो ही रख देते हैं, ओरियो ओरियो, तो बोलने में आसानी रहती। बाकी आप जानते हो भी डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन। ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने थे लुला डी सिल्वा। और कजाकिस्तान के फिर से प्रेसिडेंट बने हैं कासिम जोमार्थ तोकायेव। तो ये नाम भी याद रखना। और हाँ गाइस, एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, आज शाम को एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है। आज शाम को 5 बजे 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उनके ऊपर वो वीडियो आ रहा है। और आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आप पाओगे कि वो केवल मिलिट्री एक्सरसाइजेस तक ही सीमित नहीं है। आपको, चलो मैं तो अभी सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा हूं, जब वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा आपको। वीडियो बन चुका है, लेकिन मैंने अभी अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी क्विज बनानी बाकी है और आप लोगों के लिए उसकी पीडीएफ भी मैं इस बार अवेलेबल करा रहा हूं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि वीडियो जैसे ही आप देख लो, क्विज लगा के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको वेट नहीं करना पड़े क्विज और पीडीएफ के लिए। उस वीडियो की छोटी सी झलक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। और शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होगा, तो शाम को 5 बजे आप देखने की पूरी कोशिश करना। अब ये रही उस वीडियो की एक छोटी सी झलक। फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ओमान। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 मतलब हो गया ये इसका 6वां एडिशन है। डिटेल में जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। बात कर रहे हैं ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज की। ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, वायुसैन्य अभ्यास है। 21 से लेकर 25 फरवरी 2022 को ये हुआ। कहां पे हुआ? चलिए फिर बताइए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो भारत ऊर्जा सप्ताह, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन 6 से लेकर 8 फरवरी तक बंगलुरु में होगा। और इसमें 30 से अधिक ऊर्जा मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। यहां पर संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र को कवर करने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
आप जानते हो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? अभी मनाया था 14 दिसंबर को। चलो ये बताओ, भारत किस वर्ष तक कृषि में, एग्रीकल्चर में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा? तो ये लक्ष्य रखा है 2024 का। आप जानते हो पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है लेह हवाई अड्डा। और पूरी तरह से सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप जानते हो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना? गुजरात का मोढेरा गांव। और जो डेनमार्क है ये दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बना रहा है, एनर्जी आइलैंड बना रहा है। वैसे बंगलुरु से आपको याद आएगा भी सितंबर 2022 में 7वां स्पेस एक्सपो 2022 का आयोजन हुआ था बंगलुरु में। आप लोग कमेंट में टाइप करके बताओ अभी 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया था। और फरवरी 2023 में एयर शो एरो इंडिया का आयोजन होगा बंगलुरु में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये विकसित किया गया बंगलुरु में। और बंगलुरु के संस्थापक कौन थे? केम्पेगौड़ा। और इनकी स्टैचू बनाई गई है बंगलुरु में, 108 फीट ऊंची स्टैचू है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2022 में जितनी भी स्टैचूज हैं आपकी न्यूज में हमने पढ़ी थी करंट अफेयर्स में, उसका स्पेशल वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया विद क्विज। तो अब आपका टेस्ट लेता हूं मैं छोटा सा। ये जो केम्पेगौड़ा जी की जो स्टैचू है इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि BR अम्बेडकर जी की स्टैचू को हम स्टैचू ऑफ नॉलेज बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। इसी तरह से केम्पेगौड़ा जी की जो ये स्टैचू इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा उत्तर दे दो, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए दिसंबर 2022 में स्वॉट उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा फाल्कन 9। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES। और इन दोनों ने मिलकर यानी कि संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर पानी की उपलब्धता का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिए ये स्वॉट मिशन को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। इसे अभी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखना। आप जानते हो अभी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड स्थापित किया गया और इसे चेन्नई का एक स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकूल, उसने डिजाइन किया है। और याद रखना ये देश का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है। इसी तरह से आप जानते होंगे अभी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम S है और इसे स्टार्टअप स्काई रूट ने बनाया है। अच्छा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से याद आएगा दुनिया का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री को ये लॉन्च करेगा। उनका नाम है जॉन मैकफॉल, वे ब्रिटिश पैरालंपिक है, नाम भी ध्यान रखना उनका। और इसरो अगले साल इसरो ने कहा कि वो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, तो 2008 में हुआ था चंद्रयान 1 और किसके द्वारा? PSLV C11 के द्वारा। और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था GSLV Mark 3 के द्वारा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर था, रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम था विक्रम। अच्छा, दाविंची मिशन के बारे में आपने सुना है? ये नासा का मिशन है, ये 2029 में जो वीनस ग्रह है उसके लिए उड़ान भरेगा और उसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। नासा जो है ये 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर भी कर देगा। और नासा ने 2021 में दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य था क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलना। मतलब जैसे हमारे पृथ्वी की तरफ कोई क्षुद्र ग्रह आ रहा है, अगर वो टकराएगा तो पृथ्वी को नुकसान होगा, तो इन्होंने डार्ट मिशन लॉन्च किया था जिसको ये एक मिसाइल होगा या उपग्रह होगा, यूँ समझो, ये यहाँ से छोड़ेंगे और उस उपग्रह से जाकर के वो टकराएगा जिससे उसकी दिशा बदल जाएगी और वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा। ये था इस मिशन का उद्देश्य। डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया, इसकी रेंज बताओ। तो आंसर होगा 5000 किलोमीटर से ज्यादा।
तो अभी भारत ने 15 दिसंबर 2022 को अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। कहां से? उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से। और ये लंबी दूरी की सरफेस टू सरफेस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है और ये अग्नि 5 है। इससे पहले अग्नि 1 से लेके 4 तक जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज 700 से लेके 3500 किलोमीटर तक की है और इसकी 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कि भारत का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। ये जो हमारे रॉकेट मैन थे यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके दिमाग की उपज थी। जिसका उद्देश्य क्या था, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। तो इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित किया गया। उन्हें आप ऐसे याद रख लो, पटना, PATNA, पटना। P मतलब हो गया पृथ्वी, तो ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। A से हो जाएगा अग्नि, ये सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। T से हो जाएगा त्रिशूल, ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से आकाश पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल थी। और अगर इस A की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा आकाश, ये सतह से आकाश पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल थी। N से हो जाएगा नाग, एंटी टैंक मिसाइल थी ये। रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, होमवर्क प्रश्न होगा आपका। बताओ, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना है? उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, इंतजार करूंगा आपके उत्तर का। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा मोरक्को। तो अभी फीफा के जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो, उन्होंने घोषणा की है कि मोरक्को अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट 1 से लेके 11 फरवरी 2023 तक होगा। वैसे आपको बता दूं, मोरक्को ने इससे पहले भी 2013 और 2014 में क्लब विश्व कप की मेजबानी की थी। और इस साल 2022 में यूनाइटेड अरब अमीरात में यह हुआ था जिसे चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता था। साथ में आपको बता दूं कि पहला क्लब विश्व कप ये सन 2000 में ब्राजील में हुआ था जिसे ब्राजील के कोरिंथियंस पॉलिस्ता ने जीता था। सबसे ज्यादा यानी कि 4 बार इसे जीता है स्पेन के रियल मैड्रिड ने। अच्छा, मोरक्को की कैपिटल रबत है, ये अफ्रीकन कंट्री है। अब फुटबॉल की बात है तो फीफा विश्व कप चल रहा है तो उसी की चर्चा करते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये इसका कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। और कहां पे हो रहा है? कतर, दोहा में। और इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? लाइब है। और इसमें जो फुटबॉल यूज हुई है उसका नाम है अल रिहला, जिसका मतलब होता है यात्रा। इसको अदिदास ने बनाया है। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस। और दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली ये पहली अभिनेत्री बनी थी। और वैसे फीफा, आपने कहा इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अभी आपको याद है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप ये भारत में हुआ था जिसको स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हरा करके। और अगले साल 2023 में AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होगा। कहां पे? कतर में। और फुटबॉल से एक संबंधित ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। इसका भी 75वां एडिशन हुआ था जिसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे 2023 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का CEO नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सिंडी हुक को। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि 2032 के ये जो ओलंपिक हैं और जो ये पैरालंपिक हैं ये कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये समर ओलंपिक है, याद रखना। और इसी के लिए सिंडी हुक को इसका CEO नियुक्त किया है। ये अमेरिकी कार्यकारी है। वैसे ऑस्ट्रेलिया पहले भी 2 बार समर ओलंपिक को होस्ट कर चुका है। 1956 में ये मेलबर्न में हुए थे, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और सन 2000 में सिडनी में हुए थे। अभी आपको बताया 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक ये समर ओलंपिक थे, ये इसका 32वां एडिशन था। और अगले जो समर ओलंपिक होंगे ये 2024 में होंगे पेरिस में। उसके बाद 2028 में, भाई 4-4 साल के अंतराल में होते हैं ना, तो 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे और 2032 वाले ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। आपको बताएं, अहमद नासर अल रईसी ये इंटरपोल के अध्यक्ष बने। जेरेमी फरार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट मुख्य वैज्ञानिक बने। और शाजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष बने। ध्यान रखना ये।
बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने। अच्छा पहले तो आप ये बताओ इस बार का ये जो दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 है ये इसका कौन सा संस्करण था? तो आपने कहा तीसरा। और ये हुआ कहाँ पे? ये भारत में हुआ और इसी को अभी जीत लिया है भारत ने ही। बात आएगी भारत ने किसे हराया यानी कि उपविजेता कौन था? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और आपको ये भी जानकर प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि भारत ने लगातार तीसरी बार ये खिताब जीता है। इसमें भारतीय कप्तान का नाम है अजय कुमार रेड्डी, ध्यान रखना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही बता रहा हूं, ध्यान रखना कि अगले साल 2023 में नेत्रहीनों के लिए जो चौथा विश्व कप होगा, तीसरा भी हो गया ना जिसको भारत ने जीता, अगला वाला जो चौथा होगा वो पाकिस्तान में होगा। वैसे इस बार पाकिस्तान की टीम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आप पूछोगे क्यों? तो भारत सरकार ने वीजा ही नहीं दिया उनको। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी ईरानी ट्रॉफी ये किसने जीती है? शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हरा करके। रणजी ट्रॉफी जीती थी मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके। दुलीप ट्रॉफी इसको जीता वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा करके। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए शुरू की गई डियर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा देव जोशी। तो जापान के अरबपति हैं यूसाकू माएजावा। तो उनके साथ स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा के लिए उड़ान भरने वाले 8 अन्य लोगों में बालवीर धारावाहिक आता था, बालवीर नाम का सीरियल आता था, उसमें काम करने वाले भारतीय अभिनेता थे देव जोशी। उनको इसमें चुना गया है। एक्चुअली में ये जो जापानी कारोबारी है ना यूसाकू, इन्होंने 2018 में अंतरिक्ष यान की सभी सीटें खरीद कर चंद्रयान की डियर मून योजना बनाई थी। अच्छा जानवी डांगेती के बारे में आप जानते होंगे। ये 19 साल की है और इस तरह से ये सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी थी। सिरिशा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी थी। ये पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी। और नोरा अल मतरूशी यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं ये। अच्छा 2022 में इसरो ने अपना पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम है EOS-04। EOS मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-52 के जरिए। और यूनाइटेड अरब अमीरात का जो चंद्र मिशन है वो है राशिद रोवर, जिसे अभी लॉन्च किया गया। आर्टेमिस मिशन ये नासा का है, चांद के लिए है, चांद पर एक बार फिर से लोगों को भेजना इसका उद्देश्य है। और एरियन 5 की बात करें, इसे कहां से लॉन्च किया गया था? कोरू फ्रेंच गुयाना से। कौन सा उपग्रह लेकर के गया था ये? GSAT-24। और इसे किसे लीज पर दिया गया? तो टाटा को दिया गया, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में टेस्ट करियर में 50 विकेट व 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा जो रूट बन गए। तो इंग्लैंड के हैं ये जो रूट, जो कि दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए और 50 विकेट भी हासिल किए। उनसे पहले ऐसा करने वाले 2 खिलाड़ी कौन है? एक तो स्टीव वॉ थे, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, और दूसरे खिलाड़ी थे जैक कॉलिस, वे साउथ अफ्रीका से थे। और तीसरे बन गए ये इंग्लैंड के जो रूट। अच्छा हम ये तो बात कर चुके हैं ना कि पुरुषों का जो एशिया कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और महिलाओं का जो एशिया कप था ये बांग्लादेश में हुआ था, इसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसे इंग्लैंड ने जीता। यहाँ पे इंग्लैंड के कप्तान जॉश बटलर थे। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। बाकी IPL 2022 जो कि इसका 15वां एडिशन था, जो कि भारत में हुआ, उसको गुजरात टाइटंस ने जीता, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। किसको हराया? राजस्थान रॉयल को। 2 तरह की कैप मिलती है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं तो ये मिली है यजुवेंद्र चहल को। और ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं तो ये मिली है जॉश बटलर को। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था कि सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो नेपाल और भारत के बीच में होता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ में। अगर लाइक करना भूल गए तो कर दो, अभी याद दिला दिया मैंने आपको। क्विज बनाकर अपलोड कर दिया, चिंता मत करो। आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी। और शाम को 5 बजे याद रखना हमें मिलना है, भूल मत जाना। एक तो मैं पहुंच जाऊँ, आप पहुंचो ही नहीं, ऐसा मत करना। तो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।